इस लड़के को बहुत ही बुरे तरीके से धोखा दिया गया था। उस लड़की ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस गेम में न्यूबीज के साथ कचरे जैसा बर्ताव किया जाता है और उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती। मेन कैरेक्टर को कमजोर होने की वजह से काफी जलील किया गया और उसे कोई पार्टी नहीं मिल रही थी। लेकिन ये लड़की अलग थी। उसने कहा कि उसके पास कोई पार्टी नहीं है और वो उसे परफेक्ट लगा। जब वो सिटी से बाहर निकले तो लड़की ने कहा कि वो उस गियर में एक असली नाइट जैसा लग रहा है। बस एक लाइन सुनते ही वो लड़का साथ में अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगा। पहला किस, मैरिज प्रपोजल, फैमिली और फिर बच्चे। लेकिन जब वो सिटी के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो लड़की ने सच में उसके दिल को छू लिया। मतलब अपनी मैजिक स्टाफ से उसके सीने में वार किया। जैसे ही वो गिरा, प्लेयर ने पूछा कि वो उसके आइटम्स चुराने के लिए इतना आगे क्यों गई। लेकिन लड़की ने बताया कि उसे उसके जैसे कचरा लूट की जरूरत नहीं है। उसने उसे गरीब कहा और यहां तक कह दिया कि इतने कमजोर गियर के साथ वो जरूर किसी भिखारी का बच्चा होगा। जब उसने उसका प्राइड और उसका दिल तोड़ दिया तो उसने उसे पीके कर दिया और कहा कि वो लूजर्स से तंग आ चुकी है। 1000वें न्यूबी प्लेयर को खत्म करने के बाद लड़की ने गेम में एक सीक्रेट क्लास अनलॉक कर ली। अब वो क्रोनो लाइफ गेम की पहली गॉडेस बन गई है। अपनी नई क्लास से खुश होकर वो ये कहते हुए चली गई कि उसे एक मिशन पूरा करना है। एलिमिनेट हुए प्लेयर को एक बड़ी पेनाल्टी झेलनी पड़ती है। वो पास वाली सिटी में रिस्पॉन होता है और अपना आधा एक्सपीरियंस और पावर खो देता है। जब सबको उसे कमजोर समझते हुए याद आया तो प्रोटैगनिस्ट जीवू ने सब कुछ दांव पर लगाकर अपने कमजोर स्टार्टर आइटम्स को अपग्रेड करने का फैसला किया। उसने अपनी स्वॉर्ड पर ट्राई किया और बुरी तरह फेल हो गया। गुस्से में उसने इसकी भरपाई करने के लिए अपने ग्लव पर ट्राई किया। उसने फिर कोशिश की और बहुत ही गंदे तरीके से फेल हुआ। कई बार हथौड़ा चलाने के बाद जीवू ने अपने सारे आइटम्स तबाह कर दिए और एक को भी अपग्रेड नहीं कर पाया। गेम में उसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी और वो सिर्फ रो सकता था। लेकिन तभी उसके पास एक टहनी गिरी। ये बिगिनर्स के लिए एक फ्री स्टार्टर आइटम है जिसे कचरा समझा जाता है और अक्सर दूसरे प्लेयर्स इसे फेंक देते हैं। जैसे ही उसने उसे देखा उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे। उसने एक बार ट्राई किया और ये काम कर गया। आइटम एक बार अपग्रेड हो गया, मतलब +1 एक्स्ट्रा डैमेज। उसने फिर से कोशिश की और ये फिर काम कर गया। इस सिचुएशन से चिढ़कर जीवू ने इस कचरे के टुकड़े को तब तक अपग्रेड करने का फैसला किया जब तक ये टूट न जाए। जब उसने आखिरी बार हथौड़ा चलाया तब तक उसके हाथ की ताकत खत्म हो चुकी थी। वो कमबख्त लकड़ी +199 के मैक्स लेवल तक अपग्रेड हो गई। यकीन न होने की वजह से जीवू घबरा गया और गलती से उसके हाथ से लकड़ी छूट गई। जैसे ही वो आइटम जमीन से टकराया, गेम ने उसे एक अटैक माना और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जो आज तक इंसानों ने नहीं देखा था। एक ऐसा खतरनाक अटैक जिसने लगभग प्लेनेट के 2 टुकड़े कर दिए। जब वो इस तबाही को देख रहा था तो उसके सामने पागलों की तरह कई नोटिफिकेशन आने लगे। इस प्लेयर ने एक ही अटैक में सबसे ज्यादा प्लेयर्स को एलिमिनेट करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8,50,617 प्लेयर्स मारे गए। ये मानने के बाद कि उसके पास गेम की सबसे खतरनाक पावर है, जीवू ने फैसला किया कि वो इसका इस्तेमाल उन लोगों से बदला लेने के लिए करेगा जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था, खासकर वो गॉडडेज लड़की। जीवू गरीब है, उसके पास नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है। चलते समय एक दूसरा प्लेयर उससे टकरा गया। वो गुस्से में आ गया और उसे धमकाने लगा। जीवू ने कहा, तुमने खुद इसे दावत दी है। फिर उसने अपनी लकड़ी से एक अटैक किया। वो प्लेयर फट गया और सिटी का एक हिस्सा नक्शे से ही गायब हो गया। आसपास के लोगों को समझ आ गया कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जीव कॉन्फिडेंट था, लेकिन एक सिस्टम अलर्ट ने उसे हैरान कर दिया। उसके आइटम की ड्यूरेबिलिटी अब 5 में से सिर्फ 3 बची थी। आइटम टूटने से पहले अब सिर्फ 3 अटैक ही बचे थे। वो सोचने के लिए एक गली में छिप गया। उसके पास दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आइटम है, लेकिन वो इसे सिर्फ 3 बार और इस्तेमाल कर सकता है। बदला लेने के लिए लोगों को पीके करने में इसे इस्तेमाल करना समय की बर्बादी है। और उसने अपना दिमाग चलाया और गेम के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉस को हराकर फेमस होने का फैसला किया। वैली ऑफ डेथ पहुंचने पर जीवू को एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। एक क्रोनो लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉस था, उरस, 2 सिरों वाला ड्रैगन। उरस ने अपनी ताकत से जीवू को डराने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, उसे एक ऐसा वार लगा जिससे उसका एक सिर कट गया और वो शॉक में रह गया। अब गेम बदल चुका था और उरस बात करना चाहता था, लेकिन जीवू को बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। चूंकि उसके पास सिर्फ 3 अटैक बचे थे, उसने पावर लेवल को मैक्स करने के लिए सबसे पावरफुल बॉस को जल्दी हराने का फैसला किया। इसलिए उसने एक और अटैक किया जिसने ड्रैगन की हालत खराब कर दी। जीवू को दुख हो रहा था कि उसका पावरफुल वेपन अब गायब होने वाला है, लेकिन तभी उरस को बचने का एक मौका दिखा और उसने एक प्रपोजल दिया। जीवू, जिसका सब्र पहले ही खत्म हो रहा था, उसने उसे जल्दी बोलने के लिए कहा। फिर उरस ने उसे ईगो क्लास वेपन्स के बारे में समझाया। जब एक स्ट्रॉन्ग सोल किसी वेपन के साथ जुड़ जाती है तो वो गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिट हो जाती है। लेकिन इसमें एक पेंच है, जीवू को वो पावर पाने के लिए ड्रैगन के साथ एक पैक्ट करना होगा। इस तरह उरस उस लकड़ी के अंदर एक सोल बनकर रह पाएगा। जीवू ने बिना दोबारा सोचे इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर उरस ने अपनी सोल को उस लकड़ी के साथ मिला दिया। अब वो आइटम और भी ज्यादा पावरफुल हो गया
उसे ईगो क्लास और इन्फिनिट ड्यूरेबिलिटी मिल गई। फाइनली जीवू अपना बदला लेना जारी रख सकता है। आखिरकार अब वो बिना किसी चिंता के अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। इसी बीच सिटी में मामला काफी गर्म हो रहा है। पूरे किंगडम में जीवू के वांटेड पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 1 बिलियन गोल्ड का भारी इनाम रखा गया है। और तो और अब फौज भी पहुंच चुकी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किंगडम के अलग अलग एडवेंचरर गिल्ड्स वहां आए। क्रोनो लाइफ की 5 सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड्स अपने लीडर्स के साथ एक मिशन के लिए इकट्ठा हुई हैं। उनका मकसद उस इंसान को ढूंढना है जिसने एक साथ 8.5 लाख से ज्यादा प्लेयर्स को खत्म किया था। आखिरकार वो सबके लिए एक खतरा है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। इस नए अलायंस की लीडरशिप के लिए सबसे रिस्पेक्टेड वॉरियर को चुना गया था कैसल किंग आर्डन, जो जस्टिस गिल्ड का लीडर है। उसकी कड़ी निगरानी में वर्ल्ड यूनियन गिल्ड बनाई गई और जीवू के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। मगर अब उस लकड़ी के पास इन्फिनिट पावर है और जीवू उसका पूरा इस्तेमाल कर सकता है। और देखिए, जब जीवू मजे में कैपिटल में घूम रहा था तो अचानक वो डर गया। लकड़ी में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकला, लेकिन जल्द ही वो बोलने लगा और पता चला कि वो उरस है, वही 2 सिरों वाला ड्रैगन। जीवू को लगा कि वो बहुत क्यूट हो गया है। दुख की बात यह है कि अब उसे सिर्फ वही देख सकता है। लेकिन रुको, सब कुछ इतना अच्छा नहीं रहने वाला है और जल्द ही ये सारी खुशी खत्म होने वाली है। जीवू ने उसे उठाया और पूछा कि ये क्या है। वो उसका वांटेड पोस्टर था। ये देखकर वो दंग रह गया और उसने नोटिस किया कि पूरी सिटी की हर दीवार पर ऐसे हजारों पोस्टर्स लगे हुए हैं। दूसरी तरफ उरस खुशी से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि उसके ह्योंगनिम से यही उम्मीद थी, जिन्होंने एक ही झटके में 800 लोगों को ढेर कर दिया। ऐसा काम तो वो खुद भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा 1 बिलियन गोल्ड के इनाम का मतलब था असली कैश में 1 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात थी। जीवू ने सवाल किया कि उसके जैसा एक एआई फैंसी जैसे स्लैंग कैसे यूज कर सकता है, ये तो रूल्स के खिलाफ होना चाहिए। उरस ने जवाब दिया कि अब किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। फिर उसने पूछा कि उसके ह्योंगनिम अब क्या करेंगे, क्योंकि इतने बड़े इनाम के लिए पूरी दुनिया के यूजर्स उनके पीछे आएंगे। उसने सजेस्ट किया कि शायद उन्हें अब हमेशा के लिए इंसानों का नामो निशान मिटा देना चाहिए। जीवू ने एक तरफ देखा। उसे याद आया जब उसने लकड़ी को जमीन पर गिराया था और फिर उसने बिखरे हुए पोस्टर्स को घूरा। उसने सोचा कि जो भी हो, ये फीलिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सेलिब्रिटी बन गया हो। उसने अनाउंस किया कि जब बात यहां तक आ ही गई है तो उसे अब एलएचएस स्टाइल अपनाना होगा। उरस ने कंफ्यूज होकर पूछा कि इसका क्या मतलब है। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि ये लूजर हाइडिंग स्ट्रेंथ का शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें एक पावरफुल इंसान लूजर होने का नाटक करता है। उरस ने सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि इंसान उसे कमजोर समझकर इग्नोर कर देंगे। लेकिन जीवू ने कहा कि उसे समझ नहीं आएगा और इसमें मजा आएगा। उसने पूछा कि क्या उरस ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। दूसरों की नजरों में वो एक कमजोर इंसान है, लेकिन असल में वो ही प्रोटैगनिस्ट है। उसे अपनी फैंटेसी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना है। तभी अचानक उसे एक तीर लगा। उरस हैरान रह गया। जीवू जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, जबकि उरस उसके ऊपर उड़ते हुए चिंता में अपने ह्योंगनिम को पुकार रहा था। एक छत पर खड़ा होकर हॉकाई ये सब देख रहा था। उसके हाथ में एक रेयर सयान कलर का धनुष था और उसकी तरकश उसी रंग के तीरों से भरी थी। उसने चिल्लाकर कहा कि उसने टारगेट को मार दिया है। नीचे उसकी आर्मी जीवू की तरफ दौड़ी, जो जमीन पर पड़ा था, और आर्डन कैसल के सैनिकों ने उसे घेर लिया। हॉकाई चिल्लाया, 5 गिल्ड्स यूनियन के सुप्रीम कमांडर के नाम पर मैं तुम्हें इस घटिया आदमी को बांधने का आर्डर देता हूं जिसने 8 लाख लोगों का कत्ल किया है। इसे जेल में डाल दो। सारे सैनिक चिल्लाए और उसके ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार हो गए। उरस ने घबराकर पूछा कि क्या उसके ह्योंगनिम ठीक हैं और उनसे उठने की रिक्वेस्ट की। ये इंसान भले ही कमजोर हो, लेकिन अगर ये सब एक साथ आ गए तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सीने में तीर लगे होने के बावजूद जीवू आर्डन आर्मी का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। सैनिक चिल्लाने लगे कि दुश्मन खड़ा हो गया है। हॉकाई ने आर्डर दिया, इसे सांस लेने का टाइम भी मत दो, सब एक साथ अटैक करो। उरस ने एक बार फिर डरते हुए ह्योंगनिम को आवाज दी, लेकिन जीवू ने अपनी पिछली बातें वापस ले ली। उसने अपने सीने से तीर खींचकर निकाला और नफरत से उसे जमीन पर फेंक दिया। अपनी स्टाफ को मजबूती से पकड़ते हुए उसने कहा कि वो बस एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा की तरह शांति से जीना चाहता था, लेकिन इन बेवकूफों ने खुद मुसीबत को दावत दी है। एनर्जी का एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका रोशन हो गया। जैसे ही उसने अपनी स्टाफ घुमाई, उसने न्यूक्लियर बम जैसी पावर रिलीज की और देखते ही देखते सारे सैनिक बेदम होकर जमीन पर गिर गए। हॉकाई खांसने लगा। वो बस बाल बाल बचा था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ क्या। बस एक पल में उसकी पूरी आर्मी खत्म हो गई। हैरान होकर उसने महसूस किया कि फर्स्ट रेल्म की कैपिटल गायब हो चुकी थी। अचानक जीवू ठीक उसके सामने आ गया। हॉकाई उसे डर के मारे घूरने लगा। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट पास आया, उस एल्फ ने अपने कपड़ों से एक समनिंग ऑर्ब निकाला जो ढेर सारे यूजर्स को बुला सकता था। हॉकाई ने ऑर्ब तोड़ दिया और उसके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल आ गया और चारों तरफ दर्जनों पोर्टल्स खुल गए। मेरी पुकार सुनो,
यूनियन के सभी मेंबर्स, लार्ज स्केल टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करो। हर पोर्टल से हजारों लोग निकलने लगे और जीवू बिना किसी रिएक्शन के बस ये सब देखता रहा। नए आए सैनिकों ने उसे घेर लिया, जो वर्ल्ड यूनियन की मिलियंस की आर्मी थी। लगभग 30 लाख लोग थे जो सिर्फ एक ही मकसद से बुलाए गए थे, जीवू को खत्म करने के लिए। हॉकाई ने उसकी तरफ इशारा किया और अपनी आर्मी पर चिल्लाया, अटैक। उसके आर्डर पर सारे वॉरियर्स एक साथ आगे बढ़े। दुश्मनों की भीड़ को देखकर जीवू ने बस एक ठंडी आह भरी। फिर उसने अपनी स्टाफ को साइड में घुमाया और एक ही झटके में बड़ी आसानी से सैनिकों की पूरी लाइन साफ कर दी। उस अटैक के रास्ते में जो भी आया वो पूरी तरह खत्म हो गया। पुरुष ये सब देखकर दंग रह गया। जीवू ने स्टाफ को दूसरी तरफ घुमाया और फिर उसे आगे की तरफ मारा, जिससे आर्मी का एक और बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। ड्रैगन उरस अब पूरी तरह शॉक में था। उसे याद आया कि उसने सोचा था कि अगर सबने एक साथ अटैक किया तो जीवू मुसीबत में पड़ जाएगा। उसके लिए ये कॉमन सेंस वाली बात थी। आखिरकार उरस खुद चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों न हो, वो भी एक साथ लाखों लोगों का सामना नहीं कर सकता था। वर्ल्ड यूनियन कोई आसान दुश्मन नहीं था। वे पूरी दुनिया के एलीट रैंकर्स थे और शायद उरस भी हार जाता अगर वो अपनी पूरी आर्मी भी ले आता। इसलिए उसने यही सोचा था कि पीछे हटना ही सबसे सही रहेगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से गलत था। मौका देखते ही क्रू के कुछ सैनिक अपनी स्वॉर्ड्स और भालों के साथ आगे बढ़े। वे जीवू की तरफ कूदे, उसे छलनी करने की कोशिश में। लेकिन प्रोटेगनिस्ट ने बस अपनी स्टाफ घुमाई और एक टच से उन सबको खत्म कर दिया। आर्मी की एक और पूरी लाइन दो हिस्सों में बंट गई। पीछे खड़ी अब्राकाडाब्रा अपने साथी मेजेस की मदद से जल्दी से एक स्पेल तैयार करने लगी। जीवू को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ और उसने मुड़कर देखा कि आसमान में एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन रहा है। अब्राकाडाब्रा ने एंशिएंट एन्चेंटमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा स्पेल था जो उसे राख बना सकता था। एनर्जी की एक बड़ी बीम उसकी तरफ आई और प्रोटेगनिस्ट ने उसे बड़ी हैरानी से देखा। उसने अपने आप से कहा कि स्पेल का नाम काफी कूल है और उसने सोचा कि उसे भी अपनी टेक्निक के लिए कोई नाम सोचना चाहिए। फिर उसने अपनी स्टाफ ऊपर की तरफ घुमाई। उस वार ने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट दिया जो आसमान की ऊंचाइयों तक गया। उसने इसका नाम रखा अराइज। मैजिक सर्कल और वो पुराना स्पेल पूरी तरह खत्म हो गए। दंग रहकर अब्राकाडाब्रा सिर्फ यही पूछ पाई कि उसने उसका एंशिएंट मैजिक कैसे तोड़ दिया। रॉयल सोर्सरर्स अगले कमांड के लिए तैयार हुए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, जीवू ने अपनी लकड़ी फिर ऊपर घुमाई। इस स्ट्राइक का नाम उसने रखा अटैक। ने अपने सामने की हर चीज काट दी और मेजेस हवा में उड़ गए। एक आदमी और 30 लाख लोगों के बीच की जंग का नतीजा सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि तबाही भरा था। वर्ल्ड यूनियन गिल्ड पूरी तरह से हार गई थी। हॉकाई घुटनों के बल जमीन पर बैठा था और डर के मारे उसे पसीने आ रहे थे। वो बार बार खुद से कह रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा। तभी जीवू उसके सामने आ गया। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसने जानबूझकर उसकी जान नहीं ली क्योंकि उसकी वजह से स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। एल्फ ने सवाल किया कि उसने उसे मारा क्यों नहीं। जीवू ने आह भरी और कहा कि ये तो साफ है, पहले तुमने ही तो तीर चलाया था। हॉकाई घबरा गया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर लकड़ी से वार हुआ। जैसी उम्मीद थी, उस दिन की लड़ाई एक पॉपुलर टॉपिक बन गई। सिर्फ क्रोनो लाइफ के यूजर्स ही नहीं बल्कि दूसरे गेम्स के प्लेयर्स और यहां तक कि जिन्हें गेमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो भी इसकी बातें कर रहे थे। सब कुछ होने के बाद भी वो लकड़ी बिल्कुल सही सलामत थी। जीवू ने उसे ध्यान से देखा जब उसने एल्फ का काम तमाम किया। उरस ने कहा कि ह्योंग-निम सच में कमाल है और प्रोटेगनिस्ट ने कहा कि वो सोच ही रहा था कि वो कहां चला गया था। अचानक पीछे से कोई आया। प्रोटेगनिस्ट मुड़ा और उसका सामना एक लड़की से हुआ। उसने सोचा कि क्या अभी भी कोई बचा है। उसे ये सब एक सिरदर्द लग रहा था। तभी उसने उसे पहचान लिया। वे दोनों बैटलफील्ड के बीच में एक दूसरे को घूरने लगे, मगर गॉडेस ऑफ लाइफ बस उसे देखती रही। जैसे ही जीवू को एहसास हुआ कि वो कौन है, उसे गुस्सा आने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे इस तरह दोबारा मिलेंगे। गॉडेस ऑफ लाइफ मुस्कुराई और बोली, बहुत समय हो गया मिस्टर हाइयो। सूरज ढलने का वक्त था और दूर दूर तक मैदान में 30 लाख लाशें और अनगिनत स्वॉर्ड्स और भाले बिखरे हुए थे। और इन सब के बीच जीवू और गॉडेस ऑफ लाइफ एक बार फिर आमने सामने थे। लगा कि ये पूरा सीन काफी ड्रामेटिक था। उसे याद आया जब उसने उसके पेरेंट्स को भिखारी कहा था और गुस्से के मारे उसका हाथ कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, पर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। गॉडेस ऑफ लाइफ ने पूछा कि वो कैसा है। उसने कहा कि ये जरूर किस्मत है क्योंकि उसने दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। जीवू ने जवाब दिया कि ये सब बकवास है और उसे देखकर ही वो बता सकता है कि कोई घटिया इंसान उसे ढूंढ रहा था। गॉडेस मुस्कुराई और जानना चाहा कि क्या वो वाकई ऐसी दिखती है। जी, वो ने कहा कि हालांकि वो बस उसे कुचलना चाहता है, पर फिर भी वो कुछ बात करना चाहता है और उसने पूछा कि क्या उसने अपने बाल डाई किए हैं। गॉडेस खुश थी कि उसने नोटिस किया। उसने बताया कि उसने उसकी जान इसलिए ली ताकि वो अपनी क्लास बदलकर सीक्रेट गॉडेस ऑफ लाइफ बन सके और इसी वजह से उसके बालों का कलर बदल गया। जीवू ने उसे ठंडी नजरों से देखा और आह भरी। अपनी स्टाफ उठाते हुए उसने कहा कि 1000 जाने लेने के बाद उसकी क्लास गॉडेस ऑफ लाइफ में बदल गई
पर असल में उसे गॉडेज ऑफ डेथ होना चाहिए। गॉडेज उसकी बात से एग्री हो गई और उसे ये सुनकर मजा आया। जी वो ने जवाब दिया, बिल्कुल। फिर उसने अपनी स्टाफ जमीन पर मारी और उसकी तरफ एनर्जी का एक ब्लास्ट छोड़ा और चिल्लाया कि उसने उसकी मजेदार कहानी सुन ली है और अब उसे कुचलने का वक्त आ गया है। गॉडेज ने सवाल किया कि क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं था, पर तभी धमाका हुआ और उस इलाके में और भी तबाही मच गई। जी वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उस धुएं को देखता रहा। कितने अफसोस की बात है, उसकी आवाज आई। मैं थोड़ी देर और बात करना चाहती थी। वो अचानक उसके पीछे आ गई। जी वो तुरंत पीछे मुड़ा और एक बार फिर अपनी स्टाफ जमीन पर मारी, जिससे उसके सामने की हर चीज टूट गई। बस चिल्लाया कि टारगेट को चोट लगी है। जैसा कि ह्योंग निम से उम्मीद थी, एकदम परफेक्ट स्ट्राइक। जी वो ने जवाब दिया कि ये तो होना ही था, क्योंकि ये शरीफ दिखने वाले लोग अक्सर सिर्फ बातें ही करते हैं। मगर जैसे ही धुआं छंटने लगा, उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी खड़ी है। गॉडेस बिना हिले डुले उसे खामोशी से देखती रही। जैसा मैंने सोचा था, तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो, उसने कहा, लेकिन तुम इतने हल्के अटैक से मेरी जान नहीं ले सकते। और उस ह्योंगनिम को चिल्लाकर देखने को कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, जिस पर जीवू जवाब देता है कि उसे दिख रहा है। जब वो दोनों बहस कर रहे होते हैं, तब गॉडेस बस मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है। उसकी नजर नोटिस करता है और कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो सीधे उसे ही देख रही है। ये इम्पॉसिबल है। ह्योंगनिम के अलावा मुझे कोई और कैसे देख सकता है, वो चिल्लाता है। जिवू भी मानता है कि ये वाकई में अजीब है। उसे यकीन है कि उसका अटैक सक्सेसफुल था, इसलिए ये बात समझ नहीं आ रही कि उसे एक खरोंच तक कैसे नहीं आई। गॉडेस उसका मजाक उड़ाती है और पूछती है कि क्या एक मामूली इंसान कभी किसी गॉडेस को नुकसान पहुंचा सकता है। वो सरप्राइज होने का नाटक करता है और अपने स्टाफ को अपने सिर के पास ले जाता है और कहता है कि अब उसे सच में गुस्सा आ रहा है। फिर वो पूरी स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है। गॉडेस बस उस अटैक का इंतजार करती है जो तेजी से पास आता है और एक और बड़ा एक्सप्लोजन करता है। जीवू उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देता और फिर से अटैक करता है, जिससे उस एरिया का एक और हिस्सा उड़ जाता है। अपनी लगातार अटैक्स जारी रखता है, जिससे प्लैनेट का एक हिस्सा टूट जाता है। उरुस इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि पूरा कॉन्टिनेंट हिल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। लेकिन गॉडेस उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है। चेहरे पर वही मुस्कान लिए वो अपने पंख फैलाती है और प्रोटागोनिस्ट के ऊपर उड़ जाती है। उरुस हैरान है, जबकि जिवू को पसीना आने लगता है और उसकी बॉडी से थकान साफ दिख रही है। गॉडेस के पंख पंखों के छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं जो उसके चारों ओर तैरने लगते हैं। वो उसकी तरफ चलती है और पूछती है कि मिस्टर हेयो क्या करेंगे। वो कहती है कि वो पक्का बहुत एक्साइटेड रहे होंगे, हर दिन ये सोचते हुए कि उसकी जान कैसे ली जाए। वो उसे हार मानने की सलाह देती है, क्योंकि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए या कितना भी टाइम बीत जाए, वो उसे कभी नहीं मार पाएगा। वो उसके बहुत करीब खड़ी होकर ये बात दोबारा दोहराती है। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऊपर देखते हुए एक ठंडी आह भरता है। वो मुड़ता है और कुछ कदम पीछे हट जाता है। गॉडेस पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या उसने आखिर में हार मान ली है। जवाब में प्रोटागोनिस्ट बस अपनी स्टिक को हवा में कुछ बार घुमाता है। वो कहता है कि वो बस ये देख रहा था कि वो इसे कितनी जोर से घुमा सकता है। उसे लगा शायद वो इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दे। गॉडेस जवाब देती है कि इससे कुछ नहीं होगा और वो उसकी जान कभी नहीं ले पाएगा। लेकिन प्रोटागोनिस्ट साफ कर देता है कि उसका टारगेट वो नहीं बल्कि पूरा प्लैनेट था। गॉडेस पूरी तरह से चकरा जाती है। जिवू समझाता है कि क्योंकि वो उसे हरा नहीं सकता, इसलिए वो सीधे प्लैनेट को ही खत्म कर देगा। इस तरह या तो वो एक्सप्लोजन में मर जाएगी या इम्पैक्ट की वजह से स्पेस के वैक्यूम में फेंक दी जाएगी। गॉडेस उसे यकीन न होने वाली नजरों से देखती है और सवाल करती है कि क्या एक मामूली इंसान के लिए ऐसा करना मुमकिन भी है। प्रोटागोनिस्ट कंफर्म करता है और कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। वो बताता है कि उसने आज पहले भी ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन तब उसने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की थी। गॉडेस के चेहरे के एक्सप्रेशन अब सीरियस हो जाते हैं। वो बहस करती है कि अगर वो प्लैनेट तबाह करेगा तो वो भी उसके साथ मर जाएगा और ये रिवेंज के बजाय एक बेकार का सुसाइड अटैक बन जाएगा। वो जानना चाहती है कि क्या वो इससे सेटिस्फाइड होगा। जिवू, जिसने सीखने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, गेम की सच्चाई के बारे में सोचकर हंसने लगता है। जंगल का कानून ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। फिर वो उसे ध्यान से सुनने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनके सीखने का वक्त आ गया है। उसके जैसे लोग बस समझते नहीं है। अपना स्टाफ उठाते हुए जिवू दोहराता है कि आपको उस इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। गॉडेस घबरा जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन जिवू अपनी पूरी ताकत से अपनी स्टिक चला देता है। जैसे ही वो जमीन पर हमला करता है, सब कुछ टूटना शुरू हो जाता है। गॉडेस और उरुस उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं, जबकि जिवू के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वो पूरी जगह 6 टुकड़ों में बंट जाती है। प्लैनेट अर्थ भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाता है और फिर तुरंत एक सुपरनोवा की तरह फट जाता है। ये घटना पूरे क्रोनो लाइफ यूनिवर्स में फैल जाती है। जिवू के सिर्फ एक फुल पावर हमले से सब कुछ तबाह हो जाता है। स्क्रीन पर डेटा की लाइन स्क्रॉल होने लगती हैं। इसी बीच रियल वर्ल्ड में वर्चुअल रियलिटी पॉड्स वाले एक कमरे में एक अटेंडेंट अपनी शिफ्ट के दौरान सो रहा है।
अचानक एक प्लेयर गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसे क्रोनो लाइफ से बाहर निकाल दिया गया है। वो सोचता है कि बिना किसी वजह के उसका कनेक्शन क्यों कट गया, जबकि वो अभी तक फाइनल बॉस तक भी नहीं पहुंचे थे। बाकी प्लेयर्स भी पूछने लगते हैं कि क्या हुआ और अटेंडेंट से पूछते हैं कि क्या उसने मेन स्विच बंद कर दिया। एम्प्लॉय अब जाग चुका है और उन्हें शांत होने के लिए कहता है, ये समझाते हुए कि ये कोई पावर कट या सर्किट ब्रेकर की प्रॉब्लम नहीं थी। एक यंग लड़का सजेस्ट करता है कि शायद ये गेम की कंपनी क्राउली के साथ कोई सर्वर इशू हो सकता है। तुरंत कोई दूसरा चिल्लाता है कि उनके होम पेज पर अभी एक अनाउंसमेंट आई है। नोटिस में क्रोनो लाइफ के साथ सर्वर प्रॉब्लम की बात कंफर्म की गई है और बताया गया है कि गेम दोबारा खुलने की डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। हर कोई हैरान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सर्वर सच में क्रैश हो गया। कि एक प्लेयर अभी भी कनेक्टेड है, उसका पॉड अभी भी इन यूज दिखा रहा था, भले ही सर्वर डाउन था। गेम में वापस सिस्टम एक सिंक्रोनाइजेशन नोटिफिकेशन डिस्प्ले करता है। क्लाइंट चेक वर्जन 1.7 पर अपडेट होता है और कनेक्टेड यूजर्स को चेक करता है। करंट नंबर सिर्फ एक इंसान था। जीवू खुद को तैरते हुए डेटा से घिरे एक खाली कमरे में पाता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज होकर चारों ओर देखता है और सोचता है कि वो कहाँ है। ये अजीब था क्योंकि उसे गेम के अंदर होना चाहिए था। अचानक एक रहस्यमयी आवाज ने ST-389 का जिक्र किया। उसने समझाया कि ये उस प्लैनेट का नाम था जिसे उसने अभी तबाह किया है, जो चौथे यूनिवर्स में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, और बताया कि ये उनकी माँ की सबसे पसंदीदा जगह थी। हैरान होकर जीवू उस इंसान की तरफ मुड़ा जो बोल रहा था। जीवू ने पूछा कि वो कौन है। उस ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी ने बस उसे चुप रहने को कहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और उसने जवाब दिया, मैं भगवान हूँ। प्रोटागोनिस्ट ने उसकी ओर देखा और एक आह भरी। जीवू ने कहा, वो तुम्हारी पहचान है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुमने यहाँ आसपास काले बालों वाली किसी औरत को देखा है? गॉड ने जवाब दिया कि वहां सिर्फ वो दोनों ही थे। कंफर्म करने के लिए प्रोटागोनिस्ट के सामने एक सिस्टम स्क्रीन आई जिसमें दिखाया गया कि करंट यूजर्स की संख्या सिर्फ एक थी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? गॉड ने सवाल किया। तुमने सबकी जान ले ली। ये तो कॉमन सेंस है कि उस एक्सप्लोजन से कोई नहीं बच सकता था। हर लिविंग चीज खत्म हो गई। इस पर प्रोटागोनिस्ट बस हंसने लगा, जिससे गॉड उसके रिएक्शन से कंफ्यूज हो गया। जीवू फिर जोर जोर से हंसने लगा और चिल्लाया कि उसका रिवेंज फाइनली पूरा हो गया है। वो बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए तो वो ये गेम खेलता था। ब्रूस, बाहर आओ, मैंने आखिरकार अपना बदला ले लिया, उसने पुकारा। लेकिन उसके पुकारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जीवू ने अपनी स्टिक जमीन पर पटकी और अपने ड्रैगन को फिर से आवाज दी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, गॉड ने दोहराया। इसलिए तुम्हें उस बच्चे के यहाँ होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रोटागोनिस्ट ने उससे सवाल किया, अगर करंट यूजर्स सिर्फ एक हैं तो तुम क्या हो, एक NPC या एडमिनिस्ट्रेटर? और ने जवाब दिया कि वो दोनों में से कोई नहीं है। और जैसे ही उसने अपनी पहचान बताने की कोशिश की, स्पेस टाइम में कुछ चटका और उस दरार की आवाज ने उसकी आवाज को काट दिया। उसने आह भरी और शिकायत की कि कोई चीज पहले ही इंटरफेयर कर रही है। कमरे के बीच में एक रोशनी चमकी जिससे जीवू का चेहरा रोशन हो गया। ये निराशाजनक है, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा, गॉड ने कहा। विदा, और उस नन्हे फरवाले को मेरी तरफ से हाय कहना। रुको, जीवू हैरानी में चिल्लाया, लेकिन एक तेज रोशनी ने उन दोनों को अंधा कर दिया और वो देवता उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। फिर गेम सर्वर बंद हो गया और प्रोटागोनिस्ट का कनेक्शन कट गया। आइडेंटिटी रूम में सिर्फ उसकी कैप्सूल ही एक्टिव थी। वो सरसराहट के साथ खुली, जिससे जीवू की असली बॉडी दिखाई दी। लड़के ने अपने सिर से वर्चुअल रियलिटी हेडसेट खींचकर निकाला। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर उसे अभी ही क्यों आना था? वो बड़बड़ाया। और वो फर वाली छोटी चीज क्या थी? अभी उसने एक ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी को देखा जिसके मुंह में सिगार था और वो उसे एकटक घूर रहा था। वो आदमी खड़ा हुआ और प्रोटागोनिस्ट के पास जाकर उसकी डिटेल्स बोलने लगा। जीवू, उम्र 21 साल, तुम 3 महीने से क्रोनो लाइफ खेल रहे हो और तुम्हारा चुना हुआ वेपन लेवल 99 स्टिक थी। सही कहा ना? जीवू ने इसे कंफर्म किया, फिर डिमांड की कि वो कौन है। अपने चश्मे उतारते हुए उस आदमी ने डिक्लेयर किया, मैं वो हूं जो तुम्हारी स्टिक चुराने वाला है। दिमागी तौर पर प्रोटागोनिस्ट ने अपनी सिचुएशन को रिव्यू किया। वो बस एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जिसे क्रोनो लाइफ खेलना पसंद था। सच तो यह है कि कुछ समय पहले तक वो बस एक बिगिनर था, लेकिन किस्मत से उसने लेवल 99 की स्टिक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। उसकी मदद से उसने उन सभी को पीटा जिन्हें वो नापसंद करता था, उस औरत को भी जिसने उसे धोखा दिया था। फिर भगवान होने का दावा करने वाला एक आदमी आया और गायब हो गया। अब वो यहाँ एक रेस्टोरेंट में था जिसके चारों ओर गार्ड्स थे। उनकी टेबल पर खाना परोसा गया। जब वो ब्लॉन्ड आदमी मजे से खा रहा था, जीवू बस उसे देख रहा था। खाओ, उस आदमी ने कहा। यहाँ की मालकिन बहुत अच्छा खाना बनाती है। जीवू मान गया, पर सोच रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उस आदमी ने समझाया कि ये वो गुगबप रेस्टोरेंट है जहां वो तब आता था जब उसके पास पैसे नहीं होते थे। 15 साल पहले की बात है। मेरी कंपनी क्रोनो लाइफ के डेवलपमेंट के शुरुआती दिनों में बनी थी। सब बातों को जोड़कर जीवू समझ गया कि वो कौन था। ये नहीं हो सकता। ब्लॉन्ड आदमी ने फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन दिया।
मैं क्रोनो लाइफ का प्रेसिडेंट हूँ, चोई डियोकबे। मुझे लगा तुम कोई गैंगस्टर हो। और ये लोग कौन हैं? जिवू ने पूछा। कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मॉडलर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, मार्केटिंग लीड्स, डियोकबे ने जवाब दिया। जिवू ने माना कि वो डर गया था। उसे लगा वो गुंडे हैं और पूछा कि क्राउली का प्रेसिडेंट खुद उसके पीछे क्यों आया है। क्या मैंने तुम्हें कैप्सूल रूम में नहीं बताया था? मैं लेवल 99 स्टिक वापस लेने आया हूं। प्रोटागोनिस्ट ये सुनकर हैरान रह गया। तुम्हारे चेहरे पर यह कैसा एक्सप्रेशन है? डियोकबे ने पूछा। एक गेम कंपनी के तौर पर हमारे लिए बग वाले आइटम्स को वापस लेना नेचुरल है, लेकिन मैंने इसे एनहांस किया है, जिवू ने प्रोटेस्ट किया। 3%, डियोकबे ने जवाब दिया। इसी आइटम को 10 बार एनहांस करने के बाद ये ऑफिशियल सक्सेस रेट है, और जाहिर है उसके बाद चांस और भी कम हो जाता है। शायद ये पता ही होगा। इस खुलासे ने जिवू को दंग कर दिया, लेकिन उसने दलील दी कि अगर ये कोई बग नहीं था तो इसके होने का कोई ना कोई चांस तो होगा ही। वो अचानक टेबल से खड़ा हो गया, लेकिन डियोकबे ने एक गहरी आह भरी और चेतावनी दी। लेवल 99 स्टिक अब मेरी देखरेख में रहेगी। क्रोनो लाइफ की दुनिया में फ्रंटल शहर के पास एक विशाल मॉन्स्टर एक खुले मैदान की ओर बढ़ रहा था। ये लेवल 21 का गारुस था। इसकी पार्टी ने खुद को तैयार किया और चिल्लाए कि मॉन्स्टर आ रहा है। पार्टी के मेज ने एक फायर स्पेल कास्ट किया, जिससे एक फायर बॉल निकला और उसने उस क्रिएचर को घेर लिया। मॉन्स्टर दर्द के मारे चिल्लाया। पार्टी लीडर ने सेलिब्रेट किया कि ये काम कर गया और उन्हें दोबारा अटैक करने का ऑर्डर दिया। हालांकि कियो नाम की एक लड़की ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और चिल्लाते हुए अकेले मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ी। लीडर ने उसे चेतावनी दी कि वो अकेले आगे न बढ़े, लेकिन उस क्रिएचर ने लड़की पर बुरी तरह हमला किया, जिससे वो हवा में काफी ऊपर उछल गई। वो ग्रुप की प्रेस्टिस की तरफ उड़ी और उसके ऊपर जा गिरी, जिससे वो दोनों घायल हो गए। पैनिक में बाकी मेंबर्स चिल्लाए कि वो मुसीबत में हैं और उन्हें उठकर भागना होगा। दूर से सब कुछ देखते हुए प्रोटागोनिस्ट एक पल के लिए शांत रहा, लेकिन जल्द ही एक आह भरी और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बगल में उरुस चिकन का एक टुकड़ा खाता है और पूछता है कि उसके ह्यूमनिम का क्या इरादा है। जिवू एक पल के लिए सोचता है, फिर अपनी स्टिक उठाता है और अपने नॉर्मल स्टैट्स को देखता है। उसे रेस्टोरेंट में हुई बातचीत याद आती है। डियोकबे ने कहा था कि वो प्लस 99 स्टिक अपने पास रखेगा, जिससे जिवू पूरी तरह से घबरा गया था। हालांकि सीईओ ने जवाब दिया कि ये कंपनी की मर्जी थी। जिवू ने प्रोटेस्ट किया कि ये फेयर नहीं है, लेकिन डियोकबे ने समझाया कि उसने खुद इन्वेस्टिगेट किया है और इस नतीजे पर पहुंचा है कि स्टिक कोई बग वाला आइटम नहीं था। उस पल के बाद से कंपनी अब उसके अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, चाहे वो गेम के सबसे स्ट्रांग बॉस को हराए, 30 लाख लोगों की जान ले या पूरे प्लैनेट को तबाह कर दे। एक यूजर के तौर पर वो जो चाहे करने के लिए आजाद था। इसके बाद डियोकबे ने अपने गुगबप में और नमकीन सब्जियां डाली और जिवू को ऑफर करते हुए कहा कि इन्हें डालना है या नहीं, ये फैसला पूरी तरह उसका है। जिवू ने प्लेट पकड़ी और टेबल से खड़ा हो गया। हालांकि उसी पल रेस्टोरेंट की मालकिन ने डियोकबे के सिर पर मारा और उसे गुगबप में वो सब डालने के लिए डांटा। उसने शिकायत की कि वो उसे पागल कर देगा, क्योंकि उसके लिए पूरी रात बोन ब्रोथ तैयार करने का कोई मतलब नहीं रह गया अगर वो उसे ऐसे ही बर्बाद कर देगा। ये सीन देखकर जिवू ने सब्जियों की प्लेट नीचे रख दी। वापस प्रेजेंट में जिवू अपनी स्टिक को घूरते हुए नमकीन सब्जियों वाले सूप के बारे में सोचता है। हालांकि उसका ध्यान पास की एक पार्टी के लीडर की ओर जाता है, जो गालियां दे रहा है। वो सवाल करता है कि क्योंतु का किस तरह की बेकार प्लेयर है और शिकायत करता है कि उसे अपनी पोजीशन संभालनी नहीं आती, जो पार्टी हंटिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से वो एक ट्रोल की तरह एक्ट कर रही थी और उस बेवकूफ की वजह से उन्हें हंटिंग रोकनी पड़ेगी, और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो पार्टी में शामिल हुई थी। जिवू को एक फेवर याद आता है जो डियोकबे ने उससे मांगा था। उसने कहा था कि भले ही ये सुनने में अजीब लगे, क्रोनो लाइफ एक बहुत अच्छा गेम था। आजादी, रोमांस और एडवेंचर, ये एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड थी जो किसी की भी इमेजिनेशन से बड़ी थी। इसलिए उसे चीजें तबाह करना छोड़कर बस एंजॉय करना चाहिए। जिवू कुछ पलों के लिए इस पर विचार करता है। अचानक पार्टी लीडर लड़की पर थूक देता है, जो सीधे उसके स्कार्फ पर लगता है। वो उसे दफा हो जाने को कहता है, ये कहते हुए कि वो उसके साथ हंटिंग नहीं करेगा, और वहां से जाने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके जैसे ही आइटम्स यूज कर रहे थे। क्यों उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वो ये सीन देखता है और आह भरता है। वो सोचता है कि ये सब बहुत सिरदर्द है, लेकिन जंगल के कानून से यही उम्मीद की जा सकती थी। डियोकबे की बातों को याद करते हुए वो फैसला करता है कि वो वाकई अपने तरीके से गेम को एंजॉय करेगा। आखिरकार उसे अपना नमकीन सब्जियों वाला सूप एक्स्ट्रा थिक चाहिए। ये सोचकर वो अपना स्टाफ घुमाता है और एडवेंचरर्स के ग्रुप की तरफ एनर्जी का एक ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन चीख सुनकर बीच में ही अटैक रोक देता है। जिवू पीछे मुड़कर देखता है। कियोन चिल्ला रही थी कि ये गेम घटिया है और सब भाड़ में जाएं। वो चिल्लाती है कि उन कमबख्तों को अच्छी चीजों की परख नहीं है और उन्हें पता होना चाहिए कि उसका वेपन कितना बढ़िया था, क्योंकि उसने उस तलवार को खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे। जिवू उसे हैरानी से देखता है।
उसे याद आता है जब उसने अपनी तलवार के बारे में भी यही सब कहा था। उस समय भी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कियोन फिर चिल्लाती है कि उसे उनमें से किसी की जरूरत नहीं है और वो हंटिंग के लिए किसी पार्टी में शामिल नहीं होगी, वो इसे अकेले ही करेगी। वो सोचता है कि अब उसे भी नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए। तभी लड़की को एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है जो ठीक उसके सामने आ गया था। असल में वो कई दूसरे क्रिएचर्स से घिर गई थी और उन्हें देखकर डर के मारे जम गई। वो क्रिएचर्स अपने मुंह खोलते हैं, दहाड़ते हैं और उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं और करीब आते जाते हैं। कियोन खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जीवू उसके सामने आ जाता है, खुद से ये पूछते हुए कि उसने ये चॉइस क्यों ली। वो अपना स्टाफ घुमाता है और मॉन्स्टर्स पर एक पावरफुल अटैक करता है। उस डायरेक्शन में सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जैसे ही धूल जमना शुरू होती है, कियोन, जो अपना सिर बचा रही थी, जल्दी से अपनी आंखें खोलती हैं और प्रोटागोनिस्ट के आमने सामने होती है। उसके ऊपर आसमान एकदम साफ था, एक भी बादल नहीं था। जिवू सोचता है कि क्या उसने ये हमदर्दी या दया की वजह से किया, लेकिन वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इनमें से कोई भी वजह नहीं थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे ये मजेदार लगा। यही सोचकर वो लड़की को एक मुस्कान देता है जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। प्रोटागोनिस्ट उसके पास जाता है, ये सोचते हुए कि किसी भी तरह से सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और शोर शराबे वाली थी। ये फिर कहानी का प्रोलॉग था। वो पूछता है कि क्या वो साथ में हंटिंग कर सकते हैं। हालांकि लड़की उसे दफा हो जाने को कहती है, ये कहते हुए कि वो न्यूबीज के साथ हंटिंग नहीं करती, और जमीन पर थूकते हुए वहां से चली जाती है। जिवू कंफ्यूज रह जाता है, ये सोचते हुए कि ये बहुत स्मूथ शुरुआत नहीं थी। इसी बीच सियोल शहर में लोग अपनी डेली लाइफ जी रहे थे, लेकिन हमेशा उनके हाथ में फोन थे। घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, जिसे लोग अब जजमेंट डे कहते हैं। ग्लोबल गेमिंग कम्युनिटी में एक न खत्म होने वाली बहस छिड़ गई थी। हर कोई पूछ रहा था कि वो प्लेयर कौन था जिसने 8 लाख लोगों की जान ले ली थी। क्या वो बैटल का गॉड था, क्रोनो लाइफ में सबसे स्ट्रांग? हालांकि एक आदमी ने डिक्लेयर किया कि ये सब एक धोखा था। उसने सवाल उठाया कि कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, और दावा किया कि ये पक्का सिर्फ एक बग या कोई घटिया हैकर होगा। ये काफी हद तक एक रीजनेबल ओपिनियन था। आखिरकार 30 लाख दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये एक ऐसा नंबर था जिसे सिर्फ स्टैट्स और कंट्रोल से पार नहीं किया जा सकता था। कम्युनिटी ने इंसाफ की मांग की और डिमांड की कि हैकर को हमेशा के लिए बैन किया जाए और क्रोनो लाइफ टीम अपना काम करे। इसलिए हर कोई कंपनी के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था, और आखिरकार अनाउंसमेंट आ गई, जहां एक प्लेयर उसे सजा देने की मांग कर रहा था। वहीं क्रोनो लाइफ टीम ने डिक्लेयर किया कि वो यूजर एक नॉर्मल प्लेयर था। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो कोई हैकर नहीं था, ना ही वो किसी बग का गलत फायदा उठा रहा था। इस खबर से हर कोई पूरी तरह हैरान था, और इसी तरह ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई। शहर की सड़कों पर लोग इसी इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे थे। उस एक प्लेयर की वजह से क्रोनो लाइफ का सर्वर क्रैश हो गया था। बताया जा रहा था कि उसने पलक झपकते ही कई लोगों की जान ले ली थी, और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, ये सोचते हुए कि वो रियल लाइफ में कैसा दिखता होगा, क्योंकि इकलौती फोटो में उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। इसी बीच जिवू उस लड़की के पीछे चलते हुए मुस्कुराया जिसे उसने अभी बचाया था। उनके बीच की शांति को सिर्फ उनके कदमों की आवाज तोड़ रही थी। वो लड़की, जो साफ तौर पर चिढ़ी हुई लग रही थी, अचानक रुक गई। कियन ने मुड़कर उससे सवाल किया कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिवू ने शांति से जवाब दिया कि उन्हें एक हंटिंग पार्टी बना लेनी चाहिए। मैंने इसके लिए कब हाँ कहा? उसने पलटकर जवाब दिया, जाकर अपने जैसे किसी गरीब और बदतमीज इंसान के साथ हंटिंग करो। जिवू को उस बेइज्जती का मतलब समझ नहीं आया। कियन ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुमने उस चोगे के नीचे सिर्फ अंडरवियर पहना है और हाथ में लेवल 1 की स्टिक ली है, जिसे सिर्फ न्यूबीज इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास किसी नोब के साथ फालतू घूमने का टाइम नहीं है, यहां से चले जाओ। तमीज, मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है, उन मॉन्स्टर्स को एक ही अटैक में खत्म करके। यूरस ने मन ही मन कहा कि उसने सब देखा है। जब इंसान ने उसे बचाया तब उस लड़की की आंखें बंद थीं। जिवू समझ गया कि उसे नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ देर के लिए अपनी पावर छिपा कर रखूं। वो कियन के पीछे भागा और चिल्लाया, मिस प्लीज मुझे कैरी कर लो। लड़की ने उसे कंफ्यूजन में देखा। जिवू ने समझाया कि दरअसल मुझे गेम के बारे में कुछ नहीं पता, मैं एक न्यूबी हूं, प्लीज मास्टर मुझे कैरी कर लो। मास्टर शब्द सुनकर कियन के मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि कैसे उसकी पुरानी पार्टी का लीडर उसे नीचा दिखाता था, और मास्टर कहलाने पर वो काफी एक्साइटेड हो गई। यूरस ने सवाल किया कि उसके ह्यूंगनिम क्या कर रहे हैं। जिवू ने धीरे से जवाब दिया कि वो अपनी पावर छिपाने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रहा है, जो उसके प्लान का पहला स्टेप है। ड्रैगन को वो आइडिया याद आ गया जो उसने पहले बताया था। कियन ने सीरियस दिखने की कोशिश करते हुए अपना गला साफ किया। ये थोड़ा एम्बैरसिंग है, पर खैर मैं वैसी ही हूं जो न्यूबीज की मदद करती है। फिर उसने उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा। ये एक्सपर्ट तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन सिर्फ इस एक बार। कियन एक लेवल 24 की फाइटर थी, जिसने अपने सारे स्टैट्स सिर्फ स्ट्रेंथ पर लगा रखे थे
और बाकी एबिलिटीज को इग्नोर कर दिया था। स्टार्टिंग टाउन के पास डंजन एंट्रेंस पर कियन एक चिल्लाते हुए मॉन्स्टर की तरफ लपकी। उसने मॉन्स्टर पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे उस लेवल 4 के रैबिट बेयर के मुंह से खून निकल आया। वो जीव पीछे की ओर जा गिरा। उसे संभलने का मौका दिए बिना एक और मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया, लेकिन कियन ने फुर्ती से कूदकर खुद को बचा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और हवा में एक फ्लिप मारी। रैबिट बेयर ने हैरानी से ऊपर देखा जैसे ही वो किक मारने के लिए नीचे आई। ये उसका फॉलन ड्रैगन स्टॉम्प अटैक था, जो मॉन्स्टर को जमीन में धंसा देता है। बाकी रैबिट बेयर्स कंफ्यूज थे, पर जल्द ही वो साथ आए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। कियन ने अपनी फाइटिंग पोजीशन ली और चिढ़ाते हुए कहा, तुम सब इस मास्टर पर एक साथ हमला कर सकते हो। जमीन पर बैठे हुए जिवू ये सीन देख रहा है। वो काफी अच्छी फाइटर है ना? उसने सोचा। यूरस अपने ह्यूंगनिम की बात से सहमत हुआ। हालांकि जिवू ने कहा कि मॉन्स्टर्स चाहे कितने भी लो लेवल के हों, इतने सारे दुश्मनों से घिरे होना फिर भी डेंजरस हो सकता है। यूरस ने जवाब दिया कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान के पास बेहतरीन गियर है। अकेले उसके वेपन की कीमत करीब 1 करोड़ गोल्ड है। जिवू हैरानी से चिल्लाया, ये तो 1 करोड़ वॉन हुए। यूरस ने आगे बताया कि उसके सारे गियर शानदार हैं और कुल वैल्यू लगभग 10 करोड़ होगी। जिवू सोचने लगा कि एक न्यूबी के पास ये सब कैसे हो सकता है। तब ड्रैगन ने बताया वो एक पे टू विन प्लेयर है। जिवू को याद आया कि कियन चिल्ला रही थी कि उन कमीनों को क्वालिटी की समझ नहीं है और उन्हें नहीं पता कि उसके आइटम्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि उसने गेम पर बहुत पैसा खर्च किया है। उसने सोचा कि क्या वाकई उसने इतना खर्च किया है, क्योंकि 10 करोड़ इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अचानक कियन मुड़ी और जिवू पर चिल्लाई, भले ही मैं तुम्हें कैरी कर रही हूं, पर तुम्हें वहां खाली नहीं बैठना चाहिए। अपनी उस स्टिक से इन पर हमला करो। जिवू कंफ्यूज है। लड़की ने जोर देते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम्हें खुद लड़ना होगा ताकि तुम स्ट्रांग और फास्ट बन सको। ऐसे बेकार इंसान की तरह मत रहो। जब वो उसे डांट रही थी, तभी एक रैबिट बेयर ने पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश की। तुम्हारा बर्ताव बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा लगता है जैसे तुम स्ट्रांग होना ही नहीं चाहते। वो खतरे से अनजान बोलती रही, मगर जिवू ने बस अपनी स्टिक से उस मॉन्स्टर को छुआ और वो पूरी तरह तबाह हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। इयन ने कंफ्यूजन में साइड में देखा। वो क्या था? डंजन के अंदर अचानक हवा का झोंका कहां से आया? उसने सोचा। जिवू ने मन में सोचा कि उसकी वाट लग गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी पावर कैसे छिपाए। उसी पल कियन के लिए एक मैसेज आया। भेजने वाले ने उसे तुरंत लॉग ऑफ करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि 10 मिनट में कुछ शुरू होने वाला था। कियन ने मैसेज पढ़ा और एक ठंडी सांस भरी। उसने जिवू से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए लॉग ऑफ कर रही है और करीब 30 मिनट में वापस आएगी, और उसे मॉन्स्टर्स का शिकार जारी रखने को कहा। जिवू हैरान है। इसका क्या चक्कर है, जब मन चाहे छोड़कर चली जाती है? उसने सोचा। वो सोचने लगा कि वो असल जिंदगी में क्या करती होगी, जो उसने गेम पर 10 करोड़ खर्च कर दिए। यूरस को भी नहीं पता था, पर उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो बहुत अमीर खानदान से है। सीन एक लग्जरी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है। एक कमरे के अंदर कियन अपना वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर लेटी हुई है। रोनो लाइफ से डिस्कनेक्ट होती है, बेड से उठती है और आह भरती है। वो उस डिवाइस को देखती है, जो कुछ भी हुआ उसके ख्यालों में खोई हुई। जैसे ही उसे जिवू की याद आई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अचानक दरवाजा खुला और उसका प्रोड्यूसर चिल्लाते हुए अंदर आया। ओ पागल औरत! प्रोड्यूसर गुस्से में था कि वो अब भी वही चीज इस्तेमाल कर रही है और शायद उसने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। कियन वापस चिल्लाई कि वो बस इसे उतार ही रही थी और प्रोड्यूसर को अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए, पर बदले में उसे सिर्फ गेम एडिक्ट कहा गया। प्रोड्यूसर ने तब कियन को जल्दी करने और बैठने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उनके पास 10 मिनट से भी कम समय था। वो उस पर फिर से चश्मा पहनकर खेलने के लिए चिल्लाती रही। उसे याद दिलाया कि हेडसेट यूज करते वक्त चश्मा उतारने को कहा गया था, क्योंकि इससे नाक पर निशान पड़ जाता है। कियन ने जवाब दिया कि अगर वो चश्मा ना पहने तो उसे घबराहट होती है और निशान को मेकअप से छिपाया जा सकता है। उसके प्रोड्यूसर ने उसे ठंडी नजरों से देखा, फिर आह भरते हुए बड़बड़ाया कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है, पर उसे जल्दी बैठने को कहा। अगर पैसों की बात ना होती तो वो अब तक उसका गला मरोड़ देती। मेकअप टेबल पर रखा गया। प्रोड्यूसर ने कियन का चश्मा उतार दिया। उसे जल्दी से काम के लिए तैयार करने लगी। लड़की ने अपना हेयर टाई हटाया और बालों को खुला छोड़ दिया। एक म्यूजिक शो के स्टेज पर होस्ट चिल्लाया, सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इतना इंतजार किया, और अनाउंस किया कि ये म्यूजिक बैंकिंग की आखिरी परफॉर्मेंस होगी। वो लगातार 13 हफ्तों से पहले नंबर पर थी, एक पॉपुलर आइडल और इस वक्त की बेस्ट सिंगर सॉन्ग राइटर। आप सबके सामने पेश हैं हान सारंग। सारंग ने अपने पहले प्यार के बारे में गाना शुरू किया। उसके बाद उसने सबका अभिवादन किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। हान सारंग एक आइडल, सिंगर और सॉन्ग राइटर है। उसका हॉबी, जो पब्लिक को नहीं पता, ऑनलाइन गेमिंग है। डंजन में वापस रैबिट बेयर्स जिवू की तरफ दौड़ने लगे। जिवू ने कहा कि उसे उसके वापस आने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यूरस ने पूछा कि ये किस तरह की प्रैक्टिस होगी। जिवू ने जवाब दिया कि अगर वो अपनी पावर छिपाना चाहता है
तो उसे इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। दूसरे शब्दों में, वो बिना मारे अटैक करने की कोशिश करने वाला है। प्लेनेट से एक बड़े धमाके की इमेज बाहर निकलती है। एक डिवाइन बीइंग ये सब मुस्कान के साथ देख रहा है और कमेंट करता है कि बिना मारे अटैक करने का आइडिया काफी मजेदार लग रहा है। वो एक मदरली फिगर की तरफ मुड़ा जिसके पीछे एक विशाल सूरज था और पूछा कि क्या वो सहमत है। हान सारंग हाई स्कूल की सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी। उसने बहुत छोटी उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसकी शुरुआत काफी मुश्किल और अनपॉपुलर रही थी, लेकिन अब उसने खुद को आज की टॉप सिंगर सॉन्ग राइटर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है। जर्नलिस्ट ने सारंग को बधाई दी, ये कहते हुए कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो लगातार 14 बार पहले नंबर पर आई है। उसने कहा कि उसे उसके डेब्यू सॉन्ग के सैड लिरिक्स बहुत पसंद हैं, जो द लिटिल मरमेड की कहानी पर बेस्ड थे, और वो जानना चाहता है कि वो इतने इमोशनल लिरिक्स कैसे लिख लेती है। सारंग ने जवाब दिया कि उसे घर पर अकेले रहना पसंद है, इसलिए वो पोएट्री कलेक्शंस और कभी कभी फेरी टेल्स पढ़ती है। जर्नलिस्ट ने गौर किया कि शायद इसीलिए गाने का ये टाइटल है, और सारंग ने आगे कहा कि उसके प्रोड्यूसर ने उसे फेरी टेल के बारे में बात न करने को कहा था, क्योंकि ये शर्मनाक और काफी बचकाना हॉबी होगी। इंटरव्यू लेने वाला और पूरी ऑडियंस इंप्रेस हो गई। उसने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और लड़की ने उसे थैंक यू कहा। उसकी प्रोड्यूसर दूर से देख रही थी और शिकायत कर रही थी कि ये लड़की पूरे देश को बेवकूफ बना रही है और ये सब एक सफेद झूठ है। वो हॉबी जो पब्लिक को नहीं पता वो ये है कि उसे गेम्स खेलना पसंद है। इंटरव्यू में होस्ट ने कमेंट किया कि सारंग अपनी एक्टिंग के लिए भी पॉपुलर है और उसने सुना है कि उसने पिछले ड्रामा में एक बिगड़ैल हाई स्कूल लड़की का इंटरेस्टिंग रोल निभाया था। सारंग ने कंफर्म किया और कहा कि उसे उस रोल में काफी दिक्कत हुई, क्योंकि पैदा होने के बाद से उसने कभी गाली नहीं दी थी। मगर गेम के अंदर वो बिल्कुल अपोजिट थी। जीवू को कमीना कह रही थी। वो उसे डांटती है कि उसकी मास्टर वापस आ गई और उसने उसे ग्रीट तक नहीं किया। जीवू ने कंफ्यूजन में पूछा कि वो कब से उसकी मास्टर बन गई, और सारंग चिल्लाई कि अब से। उसने उसे चैलेंज किया, ये जानना चाहा कि क्या वो शिकायत कर रहा है और अब उससे मदद नहीं चाहता, पर जीवू ने तुरंत मना कर दिया। सारंग उस टाइप की है जो गेम्स खेलकर अपनी डेली लाइफ का स्ट्रेस दूर करती है। बदले में यूरस ने अपने ह्यूंगनिम को सलाह दी कि उस बदतमीज इंसान से पीछा छुड़ा ले, पर जीवू ने जवाब दिया कि उसे अपनी पावर छिपानी है, इसलिए उसे कमजोर होने का नाटक करना होगा। सारंग ने फिर उसे अपने पीछे दोहराने को कहा, प्यारी मास्टर ने उसे कई बार ये दोहराने पर मजबूर किया, जबकि यूरस ने मन ही मन सोचा कि उसका आइडिया काम कर गया। डंजन के रास्ते में सारंग रुकी और पूछा कि क्या उसने मॉन्स्टर्स का शिकार करके काफी प्रैक्टिस की। जीवू ने बस आह भरी और समझाया कि ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें बहुत सब्र चाहिए था और उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यूरस चिल्लाया कि बिना डैमेज दिए मारना बेकार है, पर जीवू ने उसे चुप रहने को कहा। सारंग हंसी और कमेंट किया कि वो एक अजीब न्यूबी है और उसे इसका इंतजार था। फिर उसने गौर किया कि उसे अभी भी उसका नाम नहीं पता और पूछा कि इस अंडरपेंट्स वाले लड़के का कैरेक्टर नेम क्या है। जीवू हैरान था, उसे लगा कि वो उसे बता चुका है और उसने अपना नाम बताने की कोशिश की, पर लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि वो उसे बस अंडरपेंट्स बुलाएगी। ये सुनने में अच्छा है, उसने कहा। जीवू ने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा कि फिर वो उसका नाम जानना ही क्यों चाहती थी। इसी बीच कुछ लोग दूर से उन दोनों की जासूसी कर रहे थे। एक दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि उसने उसे ढूंढ लिया है। उसके सबऑर्डिनेट ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, और लीडर ने जवाब दिया कि उन्हें डंजन में गिल्ड के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि आज वो इंसाफ मांगेंगे। आगे एक रैबिट बेयर उठा। लेवल 22 का वो मॉन्स्टर लड़की की तरफ बढ़ने लगा। सारंग ने अंडरपेंट्स को जाने का ऑर्डर दिया और जीवू एक पप्पी की तरह उसकी बात मानकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। जीवू ने बेवकूफ होने का नाटक किया और पागलों की तरह आगे बढ़ा। फिर उसने धीरे से अपनी स्टिक आगे बढ़ाई और बहुत सावधानी से उस जीव के एक बाल को छुआ। अचानक रैबिट बेयर घायल हो गया, उसका सिर बुरी तरह कुचल गया। बिना कुछ समझे वो जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसकी एचपी 0 नहीं हुई थी, बस एक हेल्थ बार बची थी। जीवू खुश था कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, ये सोचते हुए कि उसका बिना मारे हिट करने का प्लान कामयाब रहा। सारंग ने खुशी मनाई और कहा कि उसने पहली बार में ही उसे हरा दिया और वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। अचानक उसकी तरफ एक डैगर आया। सारंग को खतरे का एहसास हुआ और उसने जीवू की शर्ट पकड़कर उसे दूर खींचा और एक सटीक किक से उस वेपन को हटा दिया। दाढ़ी वाले आदमी ने अपना डैगर हवा में ही पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था और कमेंट किया कि वो कमाल की है, पर उसे इसका क्रेडिट अपने गियर को देना चाहिए। सारंग ने उससे सवाल किया कि वो कौन है। मिस्टर किम नाम के उस आदमी ने पूछा कि क्या वो उसकी आवाज भूल गई, और दुखी होने का नाटक किया। उसने बताया कि वहां मौजूद सब लोग हलासन गिल्ड के मेंबर्स हैं। नाम सुनते ही सारंग ने नफरत से उसे दोहराया। मिस्टर किम ने मजाक किया कि काफी समय हो गया और अब वो जानना चाहता है कि वो दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं। फिर उसने अपने साथियों को अटैक करने का ऑर्डर दिया। सारंग ने जीवू को पीछे हटने की वार्निंग दी क्योंकि ये डेंजरस था, और अपनी बैटल पोजीशन ले ली। हमलावर अपने हथियार लेकर आगे बढ़े। एक फुर्तीली मूवमेंट के साथ
उसने उनमें से एक के चेहरे पर डायरेक्ट किक मारी, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो तुरंत बेहोश हो गया। सारंग ने उसके शरीर का सहारा लेकर छलांग लगाई और हवा में एक एक्रोबैटिक फ्लिप मारी। उसने अपने स्किल का नाम चिल्लाया, फॉलन ड्रैगन स्टॉम्प, और पूरी ताकत से जमीन पर वार किया, जिससे सभी हमलावर उड़कर दूर जा गिरे। उनके लीडर ने सबको एक साथ हमला करने के लिए कहा। ये सब देखते हुए जिवू ने पूछा कि क्या हो रहा है, और यूरस ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। हालांकि जिवू ने कहा कि जो वो देख रहा है उससे अंदाजा लगा सकता है। उसने नतीजा निकाला कि हलासन गिल्ड के मेंबर्स ने पास्ट में सारंग से पंगा लिया होगा, और कई बार लड़ने के बावजूद वो हमेशा हार जाते हैं। जाहिर है वो आदमी हार मानना नहीं जानता और एक बार फिर बदला लेने आया है। जिवू ने यह भी गौर किया कि वो सब कमजोर हैं। लेवल 20 के आसपास का एक ग्रुप उससे पूरी तरह हार रहा है, और यूरस भी मान गया। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, किम ने कमेंट किया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। सारंग का ध्यान भटका देख उसने दूसरी लड़की को शुरू करने का सिग्नल दिया। एक नया फिगर अपनी जगह से गायब हुआ और फुर्ती से सारंग के पीछे आ गया, अपनी क्लॉज उसकी तरफ किए हुए। सारंग हैरानी से मुड़ी और देखा कि उसका दुश्मन खाली हाथ है, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि वो फाइटर क्लास से होगी। उस औरत ने तब स्टील स्किल एक्टिवेट की। एक तेज रोशनी वहां फैल गई, जिससे पल भर के लिए सारंग अंधी हो गई। वो ये जानकर हैरान रह गई कि उसके बैटल फिस्ट गायब हो गए हैं। चोरनी ने कहा कि वेपन्स वाकई लाजवाब थे। डार्लिंग जरूर बहुत अमीर होगी जिसके पास ये साइलेंसिंग फिस्ट है। जिवू ने पूछा कि ये किस तरह का स्किल था, और यूरस ने जवाब दिया कि ये रोग क्लास का स्टील स्किल है। हालांकि उसे ये अजीब लगा क्योंकि इस स्किल को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए था। जिवू हंसा और बोला कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास चुराने के लिए कुछ नहीं है। आखिरकार उसके पास सिर्फ अपना अंडरवियर और चोगा था। पर तभी उसे अपनी स्टिक की याद आई। जिवू ने एक डरी हुई मुस्कान के साथ साइड में देखा, फिर वो झटके से खड़ा हुआ और डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गया। किम ने कहा कि वैसे वहां कोई और भी था, पर उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे को एक बार देखकर ही पता चल रहा था कि वो एक रूकी है जिसके पास कुछ भी कीमती नहीं है। जैसे ही जिवू पीछे हटा, चोरनी एक्साइटेड हो गई। उसने फिस्ट्स किम की तरफ फेंके और कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर जिसके पास कुछ ना हो उससे चोरी करने में और भी मजा आता है। एक पल में वो जिवू के सामने आ गई। उसे डार्लिंग बुलाया और पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। जिवू चौंक गया जब उसने अपने हाथ उसकी तरफ किए। उसने सोचा कि ये अपनी पावर छिपाने का वक्त नहीं है। उसने स्टाफ को मजबूती से पकड़ा और एक क्विक स्लैश की कोशिश की, पर हैरानी की बात यह थी कि कुछ नहीं हुआ। हर कोई दंग रह गया, यहां तक कि यूरस भी। जब धुआं हटा, जिवू खाली हाथ था। उसका मेन वेपन जा चुका था और वो चोरनी को घूर रहा था। उसने बस उसे बताया कि वो स्टिक अब उसकी है, जिससे जिवू के पसीने छूट गए। उसने उसका हुड चुराने की धमकी दी और कहा कि अंडरवियर के अलावा वो उसे पूरी तरह नंगा छोड़ देगी। अचानक चोरनी के चेहरे पर एक परछाई पड़ी। लड़की ने सोचा कि ये क्या है। फिर उसने अपने सामने यूरस का असली रूप देखा। उस जीव ने सवाल किया कि एक घमंडी इंसान की उसे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई, ये जाने बिना कि वो कौन है। लड़की बुरी तरह डरकर जमीन पर गिर गई और हथियार जिवू के पास गिरा दिया। जिवू ने अपनी स्टिक देखी और उसे वापस उठा लिया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि यूरस की सोल ने दुश्मन को पहचानने से मना कर दिया है और जिवू ही उस वेपन का असली मालिक है। यूरस स्टिक के एक हिस्से से बाहर निकला और सवाल किया कि किसी की उसे अपना बनाने की हिम्मत कैसे हुई, ये कहते हुए कि ह्यूंगनिम के अलावा उसे कोई और हासिल नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि चोरनी ने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। जिवू ने तब उसके सिर को छुआ। उसने ड्रैगन का सिर थपथपाया, जिससे वो शर्मिंदा हो गया। चोरनी डर से कांप रही थी। वो खांसी और जिवू से पीछे हट गई। ये समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ। वो सोचने लगी कि वो क्या था। क्या वो कोई भूत था? नहीं, वो तो बहुत ज्यादा असली लग रहा था। किम पूछती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या वो अपना काम भूल गई है? और खड़ी होती है और पलट कर जवाब देती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मर्सनरी है जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है। उसी पल सारंग चिल्लाते हुए पास आती है और उस लड़की को लात मारने की कोशिश करती है। मेरा वेपन मुझे वापस दे। वो छोटी चोर चोर बच निकलती है और कहती है, तूने तो मुझे डरा ही दिया। क्या खतरनाक सरप्राइज अटैक था। लेकिन मुझे लगता है कि तेरा टारगेट गलत है। वेपन वहां पर पड़ा है। ये सीन देखते हुए किम अपने हाथ भींचता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल है। सारंग उन्हें गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देती है, लेकिन जैसे ही मेन कैरेक्टर उसे छूता है, वो अचानक बेहोश होकर गिरने लगती है। जीवाओ बताता है कि ये उसकी स्किल है, स्ट्राइक विदाउट किलिंग। कंफ्यूज चोर पूछती है कि वो क्या कर रहा है और क्या वो दोनों साथ नहीं थे। मेन कैरेक्टर बस ये जवाब देता है कि वो अपनी पावर छुपा रहा था। तू ये क्या बकवास कर रहा है, वो सवाल पूछती है, लेकिन तभी उसकी तरफ से एक जोरदार झटका उसे लगता है। पल भर में ही सारे हत्यारे आसानी से हार जाते हैं। चोर ये सब देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, डार्लिंग, क्या ये तूने किया? जीवाऊ उसके सिर पर अपनी लाठी मारता है और कहता है, हाँ, मैंने ही किया। चोर की एचपी गिरकर सिर्फ एक बार पर आ जाती है। जीवाऊ अपनी स्ट्राइक विदाउट किलिंग स्किल फिर से इस्तेमाल करता है और कहता है, मैंने बहुत कुछ झेला है,
इसलिए मैं मेंटली काफी स्ट्रांग हो गया हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी वजह से अपनी स्टिक चलाते हुए मुझे लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था। उसकी पावर फटती है और आसपास की हर चीज तबाह हो जाती है। सारंग अचानक एक खुले मैदान में जमीन पर लेटी हुई जागती है। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है, खड़ी होती है इस सिचुएशन से हैरान होकर। पेड़ के पीछे से जीवाऊ पूछता है कि क्या वो जाग गई है। लड़की चौंक जाती है और उसे पैंटी बॉय बुलाती है। वो जानना चाहती है कि वो कहाँ है और उन लोगों का क्या हुआ। जीवाऊ जवाब देता है कि वो डंजन के पास हैं और दुश्मन जा चुके हैं। मेरा क्या मतलब है और मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई, वो सवाल करती है। अभी सारंग का ध्यान अपने हाथों में मौजूद फिस्ट पर जाता है, ये देखकर कि उसके वेपन्स वापस आ गए हैं। जीवाऊ ने हलासन गिल्ड के बारे में पूछा। वो जानना चाहता था कि वो क्या काम करते हैं और उनका क्या इरादा है। लड़की इस सवाल पर शर्मा गई। वो सोच रही थी कि वो इतना अच्छा क्यों बन रहा है और कहीं वो नर्क तो नहीं जाना चाहता। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए एक ठंडी सांस लेती है। उसने कहा कि वो उसे सब बताएगी क्योंकि वो उसकी वजह से इसमें फंस गया था। फिर उसने पूछा कि क्या उसने कभी पे टू विन टर्म के बारे में सुना है। जीवाऊ ने पूछा कि वो क्या होता है। यूरिस ने समझाया कि ये ऑनलाइन गेम्स में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। मेन कैरेक्टर जानना चाहता था कि उसे ये कैसे पता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक गेम एनपीसी है। यूरिस ने जवाब दिया कि उसने विकिपीडिया पर चेक किया था। उसने बिल्कुल वैसे ही समझाना शुरू किया जैसा साइट पर लिखा था, लेकिन सारंग ने उसे बीच में ही रोक दिया और सिंपल तरीके से बताया, ये वो यूजर्स हैं जो गेम्स पर करोड़ों खर्च करते हैं। इसका सीधा मतलब यही है। जीवाऊ ने पूछा कि क्या वो हलासन गिल्ड की बात कर रही है और लड़की ने कंफर्म किया कि वो सब इसी तरह के लोग हैं। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसने वो फिस्ट्स इत्तेफाक से एक ऑक्शन में खरीदे थे और एक दिन हलासन गिल्ड उन्हें चुराने के लिए उसका पीछा करने लगा। लेकिन वो सब पुराने गुंडे हैं और उनकी स्किल्स एकदम बेकार हैं, इसलिए मैं हर बार उनसे जीत जाती थी। वैसे तुम्हें ये वापस कैसे मिले? क्या तुमने उनसे चुराए हैं? जीवाऊ ने जवाब दिया कि उन्होंने फिस्ट्स वहीं छोड़ दिए और चले गए। शायद वो भूल गए होंगे। लड़की ने कहा कि उसे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि वो फिर आएंगे क्योंकि उस पागल बुढ़े का जुनून कोई मजाक नहीं है। जीवाऊ ने कहा कि ये थोड़ा अजीब है और पूछा कि वो उसका वेपन लेने पर इतना क्यों तुले हुए हैं। सारंग ने जवाब दिया कि क्या ये साफ नहीं है क्योंकि उन फिस्ट्स की कीमत 1 करोड़ गोल्ड है। मेन कैरेक्टर ने पलटकर कहा कि इसी वजह से तो ये अजीब लग रहा है। ये बुढ़े लोग अरबों खर्च करते हैं और वो 1 करोड़ गोल्ड के वेपन के पीछे पड़े हैं। इस कहानी में पक्का कुछ और बात है। बाद में हलासन गिल्ड के ठिकाने पर किम घायल होकर अपने लीडर के सामने फर्श पर गिर गया और चारों तरफ खून फैल गया। किम चिल्लाया कि उसे माफ कर दो और एक और मौके की भीख मांगी, लेकिन उसके लीडर ने उसे चुप होने को कहा और सबको बेकार बताया। उसने कहा कि वो अब और टाइम बर्बाद नहीं कर सकता और ये मिशन 4 हेवनली किंग्स को सौंप देगा। किम ने साइड में देखा। 3 लोग पास आए और लीडर के सामने खड़े हो गए। दूसरे हेवनली किंग ने कहा कि इस बंदे का हमारे साथ उसी डिवीजन में होने का कोई मतलब नहीं है, इसके पास सिर्फ 10 करोड़ गोल्ड है। तीसरे किंग ने बोला कि इसीलिए हमने नन्हे किम को बाहर निकालने को कहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़े हयोंगनिम बहुत दयालु है। पहला हेवनली किंग खामोश रहा। फिर दूसरे किंग ने किम के पास घुटने टेके और कहा कि मर्सिनरी को हायर करना एक घटिया स्ट्रैटेजी थी और इसीलिए वो फेल हो गया। लेकिन पहले किंग ने बीच में टोकते हुए कहा कि ये मामला उस पर छोड़ दो। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और कहा कि वो साइलेंसिंग फिस्ट या जो भी था 12 घंटे में अपना असर दिखाएगी। ये सुनकर उनका लीडर पागलों की तरह खुशी से हंसने लगा। वो चिल्लाया कि लॉर्ड किंग कहलाना कितना बढ़िया है, जिसकी नेटवर्थ 1200 करोड़ है। फिर उसने अपने जूनियर्स को ऑर्डर दिया कि सबको हलासन गिल्ड का खौफ दिखा दो। खून की होली शुरू हो चुकी थी, मगर जीवाऊ अचानक उनके बेस में आ गया और चुपचाप अपनी नाक खुजलाने लगा। तब उसे घूरने लगे एकदम हक्के बक्के होकर। जीवाऊ ने तंज कसते हुए खामोशी तोड़ी। बच्चों का झुंड खून की होली की बातें करते हुए हंस रहा है। उसने खुलेआम चारों हेवनली किंग्स का मजाक उड़ाया। किंग ने चिढ़कर पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। जीवाऊ ने बस इतना कहा कि खुद पता लगा लो और नफरत दिखाते हुए अपनी नाक खुजलाने लगा। उसने मन में सोचा कि अगर ये सारंग को ऐसे ही परेशान करते रहे तो अपनी पावर्स छुपाना और कमजोर होने का नाटक करना मुश्किल होगा। फिर वो दोबारा हंसने लगा। उनके टाइटल्स का फिर से मजाक उड़ाते हुए उसने ऐलान किया कि वो इसे बिना किसी देरी के खत्म कर देगा। किंग ने गुस्से में आह भरी, उसे पागल कमीना कहा और अपने आदमियों को उसे खत्म करने का ऑर्डर दिया। लोग डरावनी स्पीड से उसके पास पहुंचे, अपने सबसे बेस्ट अटैक्स की तैयारी करते हुए। लेकिन जीवाऊ के चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट थी। अपनी लाठी के एक मामूली वार से उसने ऐसी पावर छोड़ी कि सारे हमलावर ढेर हो गए। वो एक मामूली सी टहनी से हार गए। इसी बीच घर के बाहर एक लड़की गुनगुनाती हुई पास आई। आपस लड़ाई में पहले हेवनली किंग ने जीवाऊ पर हमला किया, जिसने अपनी लाठी के एक ही वार से उसे हरा दिया और उसके मुंह से खून निकल आया। अचानक एक धमाके ने घर के 2 टुकड़े कर दिए। पास आती हुई लड़की गॉडेस ऑफ लाइफ एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि वो तुरंत पहचान गई कि ये किसका काम है। लीडर लॉर्ड किंग चिल्लाया कि हलासन गिल्ड के बाकी सारे मेंबर्स एक साथ हमला करें। नए खतरे को देखते हुए
जीवाओ ने बस एक आह भरी और अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ लिया। जीवाओ ने कहा कि अगर वो उसकी जान लेना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 30 लाख लोगों को लाना चाहिए। फिर उसने अपनी लाठी घुमाई, एक हत्यारे के चेहरे पर वार किया, जिससे एक धमाका हुआ जो सीधा आसमान की तरफ गया। मुस्कुराते हुए जीवाओ ने अपनी टहनी दाईं ओर घुमाई और उस एरिया के सबको हरा दिया। किंग ये सीन बड़े गंभीर चेहरे के साथ देखता है। वो जो देख रहा है उससे बुरी तरह डरा हुआ है। जैसे ही वो उठता है, किम अपने ह्योंग निम को आवाज देता है और वार्निंग देता है कि जल्दी भागो वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन किंग को लगता है कि किम सिचुएशन को समझ नहीं रहा है। खुद को और अपने खास लोगों को छोड़कर गिल्ड के सारे मेंबर्स पे 2 विन वॉरियर्स थे। यहाँ तक कि सबसे कमजोर नए भर्ती हुए बंदे ने भी कम से कम 1 करोड़ खर्च किए थे और टॉप 5 गिल्ड भी उन्हें हल्के में नहीं ले सकते थे। लेकिन ये बंदा कौन था और वो ये सब कैसे कर सकता था? अचानक किंग को कुछ एहसास होता है। उसे लगता है कि उनके पास कोई मौका नहीं है। शायद ये वही आदमी है जिसके बारे में अफवाहें हैं, जिसने सबको हराया था। जीवाओ को खौफ से देखते हुए उसका मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि उसे वो लाठी वाला अंडरवियर बंदा याद आ जाता है। उसने पहली बार सेकंड क्लास में खेलना शुरू किया था। उस जमाने में गेम्स आज की तरह चमक धमक वाले नहीं थे और लेवल अप करना आसान नहीं था, क्योंकि कोई क्वेस्ट या रेड्स नहीं होती थी। फिर भी 9 साल के वांग के लिए ये बहुत मजेदार था। रात को चुपके से खेलने के लिए उसे अपने पेरेंट्स से डांट पड़ती थी और वो अपने दोस्तों के साथ लेवल अप करने की यादों को संजो कर रखता है। जैसे जैसे साल बीते, वो बड़ा होता गया और अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गया। एक ऐसी बिजी लाइफ जहां पास्ट को याद करने का टाइम नहीं था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो 40 साल का हो चुका है, जिसे अब सीईओ ह्वांग के नाम से जाना जाता है। वो एक साफ सुथरे कमरे में अपने कंप्यूटर के सामने है। एक जूनियर अंदर आता है, उसे ह्योंग निम बुलाता है और कहता है कि उसे वो पुराना मॉनिटर मिल गया जो उसने मांगा था। ह्वांग खुद को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, बीते हुए दौर का एक हिस्सा, क्योंकि उसने किसी से भी ज्यादा मेहनत की थी। जूनियर पूछता है कि क्या उसे वाकई उस पुराने कंप्यूटर पर स्विच करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन गेम है जिसे वो नए कंप्यूटर पर भी खेल सकता है। वांग जवाब देता है कि ये सब वाइब के लिए है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वो पुराने समय में वापस चला गया हो। ये ऐसा था जैसे अपने पहले प्यार से दोबारा मिल रहा हो। लेकिन जैसे ही उसे कुछ एहसास होता है, वो अपने दांत पीसने लगता है। वक्त की मार ने सिर्फ उसे ही नहीं बदला था। जीवाओ अपनी लाठी से एक और जूनियर को मारता है, जिससे वो आदमी सीधा जमीन पर जा गिरता है। जब एक जबरदस्त कंपन पूरे इलाके को हिला देता है, तो किंग अपने सामने का सीन देखकर खौफ से कांपते हुए वहीं जम जाता है। जीवाओ कहता है कि ये लगभग खत्म हो गया है, अब बस तुम दोनों को हराना बाकी है। जैसे जैसे मेन कैरेक्टर पास आता है, किंग खामोश रहता है। पे टू विन प्लेयर्स का अब अंत था। वो सोचता है कि इन्हें दूसरे प्लेयर्स के गियर चुराने की क्या जरूरत है, खासकर जब ये इतने रईस लोग हैं। अब इस बुढ़े की पिटाई का टाइम आ गया है। किंग को याद आता है जब वो अपने कंप्यूटर पर तेजी से टाइप कर रहा था, जब तक कि उसका 1200 करोड़ का पेमेंट कंफर्म नहीं हो गया। वांग फिर से कहता है कि वक्त के उतार चढ़ाव ने सिर्फ उसे ही नहीं बदला था। उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ क्लिक्स और थोड़े खर्चे से वो जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता है। उस ताकत की वजह से वो प्लेयर्स जो कम या बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करते, उन्हें झेलना पड़ता है। पे टू विन ही आजकल के ऑनलाइन गेमिंग की हकीकत है। वांग अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। फिर भी उसने कई गेम्स आजमाए, लेकिन वो सब एक जैसे ही थे। आखिर में सबसे मशहूर गेम क्रोनो लाइफ, जहां वो किसी भी तरह उस चीज को ढूंढना चाहता था जिसे वो कब का भूल चुका था। वो चीज जो उस जमाने में थी जब वो एक बच्चा था। लाठी उसके पास आती है और उसके सिर पर वार करती है। वांग अपनी स्ट्राइक विदाउट किलिंग स्किल का इस्तेमाल करता है। वांग के मुंह से खून निकलता है और वो हार कर जमीन पर गिर जाता है। किम अपने ह्योंग निम को पुकारने की कोशिश करता है। वांग ऐलान करता है कि आज से हलासन गिल्ड खत्म हो गया। उसने कहा कि ये बहुत सरदर्द है, इसलिए अब कैप्टन अमो को और परेशान मत करना। चाहे जो भी हो, वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देखेगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। हॉन्ग जमीन से उठने की कोशिश करता है और खुद से पूछता है कि क्या ये वाकई वही था, वो बंदा जिसने कुछ समय पहले 5 बड़े गिल्ड्स को हराया था और वर्ल्ड गिल्ड के 30 लाख मेंबर्स को तबाह कर दिया था। जीवाओ बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर देखता है। हवांग इस पर हंसने लगता है। वो पूछता है कि उसने कितने पैसे खर्च किए, क्योंकि इतनी ताकत पाने के लिए पक्का बहुत पैसा लगा होगा। मगर जल्द ही उसे भी एहसास होगा कि उसकी अब तक की सारी मेहनत उस चीज के लिए थी जो असल में है ही नहीं। दूर से किम अपने ह्योंगनिम को देखता है। जीवाओ जवाब देता है कि उसे नहीं पता वो क्या बकवास कर रहा है, लेकिन उसने भी एक मोटी रकम खर्च की है। वांग पूछता है कि कितने थे। उसे लगा कि शायद अरबों खरबों होंगे, लेकिन मेन कैरेक्टर ने जवाब दिया कि उसने वॉरियर के स्टार्टर पैक पर 55,000 वॉन खर्च किए। वांग ये सुनकर सन्न रह जाता है और उसके पास कोई शब्द नहीं बचते। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता रहता है। वांग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल जाती है जब वो वही अमाउंट 55,000 एक फीट दोहराता है। उसे अपना बचपन याद आ गया जब वो रैग्नारोक खेला करता था, और फिर वो एक्साइटमेंट में जोर जोर से हंसने लगा, जिससे किम पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वांग ने पूछा कि रैग्नारोक के बाद उन्होंने कितने गेम्स ट्राई किए,
और किम ने जवाब दिया कि लगभग 8 होंगे। बॉस हंसता रहा और बोला कि उस गेम में बहुत मजा आता था। क्रोनो लाइफ वाकई शानदार था। गॉडेस ऑफ लाइफ ने आते ही ये बात कंफर्म की। लासन गिल्ड के सबको हेलो, ये खूबसूरत रात है। उसने चारों ओर देखा। यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन गिल्ड का ठिकाना बहुत बुरी हालत में है। वो मुड़ी और पूछा, और उस चीज का क्या हुआ? क्या तुमने उसे तैयार कर लिया? वांग